So I think we'll start the proceedings of the meeting. Every one of us should know how we can have a health of the heart right from the time we are in mother's womb. And then we are born, we become a toddler or youth, an adult, and then the old age. If anybody getting a problem below the age of 70, it is his or her own fault. After 70, it is God's will. This is very important. We have to the extreme right is Dr. A.K. Pancholia. He is a very eminent speaker. You all might have heard him yesterday. Dr. Pancholia, would you please mention about the risk factors of the heart? I think I'll request you to kindly touch on blood cholesterol and heart. What is a bad cholesterol? What is a good cholesterol? And what are the normal values which every man should know? Dr. Pancholia, please. The cholesterol, the high cholesterol is one of the important risk factors for the coronary artery disease, apart from blood pressure, diabetes, smoking, tobacco consumption, and all other, and hereditary obesity and all those. So far, cholesterol is concerned, the bad cholesterol is... Dr. Pancholia, हमको अभी information मिली है कि आप चाहते हैं हिंदी में बात करें, तो हिंदी में कर सकते हैं. बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हम एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो जो खराब कोलेस्ट्रॉल रहता है, और भारतीयों में उसका लेवल 100 से कम होना चाहिए. और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल, और उसका लेवल 40 और 45 से ऊपर होना चाहिए इसमें, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल. इसके अलावा दूसरे और कोलेस्ट्रॉल जो रहते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारी 160 के लेवल तक का होना चाहिए, उससे ऊपर ज्यादा वो भी रिस्क फैक्टर रहता है इसमें. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई डॉक्टर पंचोलिया ने. जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हिंदी में चर्बी कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक बुरी चर्बी होती है जो हार्ट के लिए हानिकारक होती है, और एक अच्छी चर्बी होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है. जो प्रोटेक्ट करती है उसे कहते हैं एचडीएल. उनका लेवल बता दिया डॉक्टर साहब ने. और ये भी कहा कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट के लिए हानिकारक है, उसे हम कहते हैं एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड. बिंदु जो उनके साथ में बैठे हैं, ये अमेरिका से आए हैं, फिलाडेल्फिया में. ये बेसिकली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आजकल वो प्रिवेंशन पे ध्यान रखते हैं. मुझे ये बात की बहुत खुशी हुई कि एक इंटरवेंशन डॉक्टर प्रिवेंशन में आ गया है. तो बिंदु एक बहुत ही एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं. इनसे हम पूछेंगे कि आप ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध जो हार्ट के साथ है, क्या कारण है जिससे ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और क्या चीजें ऐसी हैं जिससे हम गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. बिंदु, रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी में बात करें. एक बड़ी अच्छी चीज है आप जो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस की, और हम जो योगदान कर सकते हैं वो आपसे साथ बात करेंगे. जो पंचोली साहब ने बताया कि अच्छा कॉफ और बुरा कॉफ होता है. एचडीएल एक ऐसी चीज है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है तो उससे हार्ट अटैक आने की संभावना घट जाती है. एलडीएल वो जो बुरा चोर बोलते हैं वो ऐसी है, जितनी ज्यादा बढ़ जाती है उससे अपनी हृदय की धमनियां जो होती है उसमें क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल प्लैक हो जाता है. जब हम गुस्सा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल प्लैक रप्चर होता है, उससे हार्ट अटैक हो जाती है. तो हमारा एक प्रयत्न करना चाहिए कि एचडीएल कैसे बढ़ाए. जितना एचडीएल हम बढ़ाते हैं, 1 मिलीग्राम भी बढ़ा देते हैं, तो हार्ट अटैक आने की संभावना 2% कमती हो जाती है. एचडीएल बढ़ाने की जरूरत से हमको रोज 3 किलोमीटर से ज्यादा चलना चाहिए, अच्छी खुराक करनी चाहिए, और सर्टन मेडिसिन रहती है जैसे नायास्पैन है, वो नायासिन विटामिन है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है. वो जिसको 25 मिलीग्राम से कम लो एचडीएल होती है, वो एक खाने से मात्रा बढ़ जाती है. हर एक भारतीय जनता को हमारा अनुरोध है कि आपकी फैमिली में उसकी देहांत 45-50 साल के पहले हो गई है तो आप जरूर आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए. उसका एक दूसरा कजीन है, उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, जो भारतीय जनता में ज्यादा 250 से ऊपर होती है. हमारे एक्सपीरियंस में अमेरिका में तो इन लोग को ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना होती है. तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा करनी चाहिए 150 से नीचे, और एचडीएल हमारी महिलाओं के लिए 50 से ऊपर रखना ज्यादा हितावही है. और थोड़ा गुस्सा कम करोगे तो भले थोड़ी प्लैक होगी फिर भी रप्चर नहीं होगी.
तो अनुरोध है कि आप अच्छा खाइए, गुस्सा मत कीजिए, डॉक्टर को 35 साल की उम्र में बताइए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। बहुत ही इन्होंने इम्पोर्टेंट बात करी। Can I डॉक्टर comment on that? who is there? How to improve Yeah. HDL? We'll come to it, sir. We're just coming by serial wise. I think we'll just come No, to it. because he didn't touch No, on we'll one. come to it. No problem. I think it's very important. अभी बिंदु ने बताया कि हमारे कई अच्छी चीजें हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, HDL को। और अभी आपने देखा डॉक्टर सेनानी काफी एक्साइट हो गए थे कि मैं और बताना चाहता हूं कुछ, और सेनानी साहब को बहुत टाइम देंगे क्योंकि डॉक्टर सेनानी बहुत ही सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है पब्लिक का, तो उनसे हम एक अलग हिस्से से बात करेंगे। लेकिन जो बिंदु ने बताया वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि महिला के लिए जो उन्होंने बताया वैल्यूज हायर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। उनका कहना बड़ा सही है कि उनका जो HDL है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, आदमियों के मुकाबले में इनका मुकाबला 40 से ऊपर होना चाहिए। होता ही है ना, होना नहीं चाहिए, होता ही है। हाँ, लेकिन वो अगर होता है तो बहुत अच्छा है, जिसका कम हो तो उसको बढ़ाने के तरीके क्या है उसकी अपन बात करेंगे। कुछ दवाइयां भी हैं, एक दवाई का नाम उन्होंने बताया, इसके अलावा और जैसे जैसे डिस्कशन होगा वो आपसे सारा बताएंगे। सबसे बड़ी चीज आप सबको एज ए पब्लिक या एज ए डॉक्टर अपनी जांच जरूर करना चाहिए। ये देखा गया है कि 80% डॉक्टर अपनी जांच नहीं कराते, सबसे बड़ी गलती करते हैं, डॉक्टर जांच नहीं कराते, और वही डॉक्टर को मैसिव हार्ट अटैक होता है 40 साल की उम्र में और सडन डेथ हमारे हॉस्पिटल में होते हैं डॉक्टरों की। तो ये डॉक्टरों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। मेरे पास डॉक्टर है बॉम्बे से, ये एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और काफी काम करते हैं स्टेम सेल के ऊपर। इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं, सबसे पहली उम्र कब होनी चाहिए जांच कराना चाहिए, और कितने इंटरवल में इसकी जांच कराना चाहिए अगर फैक्टर नहीं है, और अगर कोई और रिस्क फैक्टर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? डॉक्टर शाह। देखो, अभी ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने कॉरोनरी आर्टरीज या दूसरे कोई आर्टरीज में जाके जम जाता है, जहां पे वो ब्लॉक बनाते हैं। तो ये जो क्रिया है वो जैसे अपन पैदा होते हैं ये शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं है कि ये आपको हार्ट अटैक जब भी 50 साल की उम्र में आया तभी हुआ, ये क्रिया एकदम ही जल्दी शुरू हो जाती है। तो हर आदमी को अपने कोलेस्ट्रॉल की या लिपिड प्रोफाइल की जांच कम से कम 20 साल की उम्र से तो करवानी ही चाहिए, और वो अगर नॉर्मल है तो हर 5 साल में वो रिपीट होना चाहिए कम से कम। और जो मरीजों के घर में इन कोई हार्ट की तकलीफ या स्ट्रोक की तकलीफ या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जो कहते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो उन्हें इससे भी जल्दी करवानी चाहिए। यानी आप समझो 10 साल की उम्र, फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ से ही वो शुरू होना मांगता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी जल्दी जल्दी कराना मांगता है। जिसके घर में ये तकलीफें है यानी वारसागत है, समझो उनके पिताजी को 40 उम्र में हार्ट अटैक या ब्रेन पैरालिसिस या स्ट्रोक आ गया, तो ये जरूरी बनता है कि उनको जांच जरा ज्यादा करवानी चाहिए ताकि उनकी वो प्रिवेंटिव कर सकते हो। यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने से अपने ये जो नसें ब्लॉक हो जाती है और बाद में वो जो फटने लगती है और पैरालिसिस आता है, हार्ट अटैक आता है, तो दवा लेने से और लाइफस्टाइल चेंजेस करने से वो कम हो सकता है। यानी ये जो लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का चेक आपको नॉर्मल होंगे तो हर 5 साल कराना चाहिए, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर हर साल कराना चाहिए, और आवश्यकता हो तो पहले उसको डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कम करना चाहिए। तो फर्स्ट गोल, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर आपको दवा लेनी चाहिए। और यहां पे मैं एक कॉशन दे रहा हूं आप लोगों के, आप लोग प्लीज दवाओं से एवर्स नहीं हो जाइए। अरे मैंने देखा है कि हर पेशेंट मेरा जब भी आता है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है तो अपने आप बंद कर देता है दवा। हर पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसा दवा लेते हैं तो हमारे शरीर में और बीमारियां आ जाएगी और उससे साइड इफेक्ट होती है। तो मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूं कि अब जब खाना खाते हैं तो उसकी भी साइड इफेक्ट्स तो होती ही है ना, वरना किसी को कोई बीमारी ही नहीं होगी, कोई बूढ़ा ही नहीं होगा, किसके बाल ही नहीं जाएंगे, कोई करस्लियन नहीं होगी कि यहां पे। तो दवा अपन जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? शरीर को निभाने के लिए। तो इसी तरह अगर आवश्यकता है
तो ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं आपको, आप यकीन मानिए कि दे आर ऑल सेफ मेडिसिन, मच सेफर देन होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिकेशन। और ये अगर आवश्यकता हो तो प्लीज आप लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है, ये जो प्रॉब्लम आपको होने वाले हैं वो कम आ सकते हैं। थैंक यू। Ladies and gentlemen, let's welcome our State Health Minister राजस्थान। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी पब्लिक कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद हैं आज और सुनेंगे हमारे डायलॉग और कोशिश करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं राजस्थान के लिए और राजस्थान से पूरे भारतवर्ष के लिए। तो अभी हमारा डिस्कशन सर, वी जस्ट स्टार्टेड अवर डिस्कशन, तो आप भी उसके अंश होंगे और जो भी आपके रिकमेंडेशन होंगे वो हम लेंगे और कोशिश करेंगे डॉक्टर के लिहाज से हमें क्या करना चाहिए, और फिर आपकी मदद से हम राजस्थान, इंडिया और पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगे। सो यू जस्ट हर्ड डॉक्टर वीके शाह ने ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि जो चर्बी है, जो वो वैक्स है या कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जानकारी 10 साल की उम्र से होनी चाहिए अगर हार्ट अटैक को बचाना है। और ये भी कहा कि जो जेनेटिक फैक्टर होता है, फैमिली में रन होता है ना, उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए किसी फैमिली के अंदर तो हमको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और उसके अलावा अगर दूसरे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं और भी रिस्क बढ़ जाती है फिर। और अगर हम स्मोक करते हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करते और शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, और भी रिस्क बढ़ जाती है। और फिर डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया। तो थोड़ा अगर आप और इसमें देखेंगे तो हमें देखना है कि क्या एक रिस्क फैक्टर है कि 2 रिस्क फैक्टर हैं या मल्टीपल रिस्क फैक्टर है। तो उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। हम कुछ भी कर लें, कितनी एंजियोप्लास्टी कर दें, कितनी बाईपास कर दें, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको साफ कह देता हूं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक रिस्क फैक्टर पर ध्यान नहीं देंगे तो हम हार्ट अटैक को नहीं बचा सकते। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। 90% अटैकिंग ऑफ ए हार्ट अटैक इज डन ओनली बाय पब्लिक। डॉक्टर तो सिर्फ 5% का कंट्रीब्यूशन है, 5 या 10% का कंट्रीब्यूशन, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप सुनिए कि लोगों के विचार क्या हैं। अब हमारे बीच में है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा तो ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं जो दिल्ली से आई हैं। इनका काम सिर्फ एक है कि वेट कैसे मैनेज करें, और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन, कि क्या खाना खाएं, क्या नहीं खाएं, जिससे हमारा हनुमंत रेड्डी प्लीज कम ऑन द डैश। तो ये सब मालूम होना चाहिए कि क्या वेट मैनेज कर सकते हैं हम, वेट की क्या रिस्क फैक्टर है और क्या खाना खाएं। शिखा, टेक द माइक। हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर्स सबसे पहला जो है वो है जब शरीर में कई तरह के टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। टॉक्सिन्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले वो खाना खा के जो नेचुरल नहीं है, जो हमारी धमनियों को इरिटेट करता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है। मिसाल के तौर पे हम आम तौर पे बिस्किट्स खाते हैं। हम जब बच्चे शाम को घर आते हैं उनके लिए रेडी टू ईट नूडल्स बनाते हैं। इन सब में बहुत हाई मात्रा में हानिकारक ट्रांस फैट्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, जो बच्चों के शरीर में भी बहुत अर्ली एज पे प्लाग्स बना सकते हैं और हमारी एज पे तो डेफिनेटली उन प्लाग्स को बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रांस फैट कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई खास वस्तु में ही मिलती है। जितने भी पैकेज फूड्स हैं उनके 90% 90% पैकेज फूड्स में ट्रांस फैट्स मौजूद हैं जो हमारे हार्ट के लिए हानिकारक हैं। दूसरी चीज कि आमतौर पे हम ऑयल पे कॉन्सेंट्रेट तो जरूर करते हैं,
मगर ऑयल के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हरी सब्जियां हैं और जो अलग अलग तरीके के सैलेड्स हैं, या जैसे हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं जैसे एलोवेरा है, इन सब पे ध्यान नहीं देते, जबकि हम जानते हैं मगर उसे अपने रूटीन में नहीं लाते। और इसके बाद जब मेरा लेक्चर होगा तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने हार्ट को टॉक्सिक चीजों से ना भरिए। ज्यादा चाय कॉफी, ज्यादा ये सारे बिस्किट्स और जो नमकीन और ये सारी चीजें जो हम बाहर के खाने में खाते हैं, और खूब पानी पीजिए। एज वी गो अलॉन्ग बाकी सारे डॉक्टर्स अपने अपने व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे और मैं अपने लेक्चर में फिर विस्तार से आपको और चीजें बताऊंगी। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आधा घंटा हमारी पब्लिक कॉन्फ्रेंस के बाद और वेट करें, क्योंकि वो सारा डिटेल में बताएंगे न्यूट्रिशन के ऊपर अपनी स्लाइडों के थ्रू। आप सब लोग बैठे रहें जिससे कि आपको काफी और ज्ञान पैदा होगा। तो एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि जैसा आप खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम ये भी कहते हैं जितनी लंबी या जितनी बड़ी आपकी तोंद, उतनी हार्ट अटैक की क्षमता बढ़ जाती है, और जितनी छोटी आपकी तोंद उतनी हार्ट की क्षमता कम हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी हार्ट की पेट की जो गोलाई है, अगर वो 36 इंच से ज्यादा है आदमियों में और 32 इंच से ज्यादा है औरतों में, तो हार्ट अटैक की क्षमता 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इस पे हमने काफी स्टडी करी है हमारे हॉस्पिटल से, और हमारा डेटा भी पब्लिश किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो मोटापा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मोटापे को कम करना। उसके लिए क्या क्या करना है, हमारे बीच में काफी फैकल्टी है, हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन तो मैं क्या दूं आपको। वो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका से आए हैं, डॉक्टर नवीन सिंह नंदा, और ये तो कई सालों से लगे हुए हैं पूरे अमेरिका में और वर्ल्ड में लोगों को बचाने के लिए हार्ट अटैक से। उनसे हम पूछना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हिंदी में बात करें कि सर तंबाकू का क्या संबंध है हार्ट अटैक के साथ। क्या तंबाकू हानिकारक है या इसको बंद करना चाहिए, या कभी कभी स्मोक कर सकते हैं, या बीड़ी पिए उसका फायदा है और सिगरेट का नहीं है, या सिगरेट का फायदा है और बीड़ी का नहीं है। आप क्या समझते हैं कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, इनमें कुछ फर्क है? कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो अभी अमेरिका में तो मुझे अभी 42 साल हो गए हैं वहां रहते हैं, लेकिन जो धूम्रपान है कोई भी तरह का, बीड़ी, सिगरेट, ये सभी हार्ट के लिए तो बहुत ही खराब है, लंग्स के लिए भी खराब है। आपको पता ही है, सबको लंग में कैंसर हो जाता है और हार्ट डिजीज हो जाती है। और अमेरिका में तो अभी पब्लिक एरिया में तो बिल्कुल बंद किया हुआ है स्मोकिंग। रेस्टोरेंट में भी बंद किया हुआ है और एयरपोर्ट में भी बंद किया हुआ है। और अभी तो जो काम करते हैं, जहां भी लोग काम करते हैं ऑफिस में, वहां भी बंद कर दिया है। कई के जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं उनके लिए बहुत ही छोटी सी जगह बना दी गई है, वहां जाके वो धूम्रपान कर सकते हैं और कहीं भी नहीं धूम्रपान करते। और इससे वजह से वो सोचते हैं कि उससे 20-25% हार्ट अटैक कम हो गए हैं अमेरिका में। उससे बहुत फर्क पड़ गया है। और सो धूम्रपान का तो अभी काफी इंडिया में काफी सीडीज मिलती हैं, यानी कि जो मेट्रॉनिक से डॉक्टर मेहरा ने भी सीडी बनाई है, और ताकि धूम्रपान तो बहुत ही खराब है और वो ऐसी चीज है जो हम कम कर सकते हैं। और जो नहीं छोड़ सकते हैं उनके लिए कई तरीके हैं। एक तो उनको लिए कुछ एडवाइजरी देते हैं, एक तरह के सलाह देते हैं कैसा बंद करना चाहिए। उसके लिए कई दवा भी हैं, उससे भी बंद कर सकते हैं। कई ऐसा नशा है तो कभी नशा को बंद करने के लिए टाइम लग जाता है, तो उसके लिए लेकिन डॉक्टरों के पास कई चीजें, कई इलाज ऐसी हैं जिसे वो बंद कर सकते हैं। मेडिसिन है, दवाई है, साइकोलॉजिकल यानी कि वो कुछ ट्रीटमेंट भी है, उससे भी कम हो सकता है। तो ये तो बहुत ही जरूरी है, ये बंद करना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अमेरिका में तो ऐसा है भी, हम क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग जो सिगरेट पीते हैं वो यंग हैं, 17-18 साल के, 15-16, 18-19 साल के बच्चे पीने लग जाते हैं कि उनको पीयर प्रेशर होता है। कोई एक जन पी रहा है क्लास में तो वो बोलते हैं कि हमको भी पीना चाहिए। तो उन पर बहुत अभी फोकस है कि अभी ओल्डर ग्रुप पे तो था ही पहले फोकस, अभी यंगर ग्रुप पर भी काफी फोकस है, काफी उनका निशाना है कि ये जो यंगर ग्रुप है, जो छोटे छोटे बालक हैं, 18-20 साल के यंग आदमी हैं,
उनको बिल्कुल सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उस पर बहुत है। और उसमें से एक और भी है, इनमें जो हमने देखा भी रिसेंटली, इनमें महिला ज्यादा पीती हैं और सिगरेट, आदमियों से भी ज्यादा महिला पीती हैं, तो उन पर भी काफी फोकस है, उन पर भी निशाना है कि वो भी बिल्कुल बंद करें और बिल्कुल शुरू ना करें। एक दफा शुरू कर दिया तो उनको हटाने में टाइम लग जाता है। डॉक्टर नंदा ने बताया आपको कि तंबाकू एक पॉइजन है, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है बोलने में कि हम इंसान हैं, समझते हैं कि पॉइजन है, फिर भी लाइन लगा के पॉइजन को कंज्यूम करते हैं। एक जानवर होता है, वो जाता है और सूंघता है तंबाकू की लीव्स को और वापिस आ जाता है। वो समझता है वो उसके लिए नहीं है, लेकिन एक इंसान का माइंडसेट इतना कमजोर है, उसकी मानसिक दशा इतनी कमजोर है कि उसका विक्टिम बन जाता है, उसका स्लेव बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। तो मानसिक स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो निकोटिन होता है उसकी जो एडिक्शन पावर है वो 100 टाइम्स मोर देन कोकेन। कैन यू बिलीव इट? दिस इज नॉट माई इंफॉर्मेशन, दिस इज बट WHO। WHO ने कहा है कि जो निकोटिन की जो एडिक्शन है वो 100 टाइम्स मोर देन कोकेन, और फिर भी हम देते हैं। और लोग निकोटिन पैच यूज करते हैं, हम कंडेम करते हैं। वो तो एडिक्शन तो फिर भी रहा, और निकोटिन से ही सारी नेरोइंग होती है, नाड़ियों की जो नेरोइंग या सिकुड़ान होती है वो निकोटिन से होती है। तो चाहे तंबाकू हो या पान मसाला हो या सिगरेट हो या बीड़ी हो या हुक्का हो, सब सेम है। और डॉक्टर नंदा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताई कि अमेरिका में ये देखा गया है और आगे एक देखा गया है कि गांव में औरतें बहुत ज्यादा पीती हैं बजाय कि मर्द के। वो बच्चे को पीछे रखती हैं पीठ पे, बीड़ी पियेंगे और पीछे बच्चों को पिलाती हैं। ये भारतवर्ष में हो रहा है। जो बीड़ी पूरी पी लेती है वो, तो जो छोटा सा बट रह जाता है उसका, वो बट बच्चे को दे देती है, छोटा सा बच्चा। तो हम अपने बच्चे को एब्यूज कर रहे हैं, अपने आप को एब्यूज कर रहे हैं, और जो हमारी फैमिली मेंबर्स घर के अंदर हैं उसमें जो धुआं जाता है उससे भी एब्यूज कर रहे हैं। उसमें कोल टार होता है जो कैंसरस होता है। तो तंबाकू या सिगरेट, इसको हम कहते हैं डेथ रेट, या सिगरेट को बोलते हैं कैंसरेट। एक इंग्लिश में अच्छा वर्ड है इसके लिए, वो ये है, टुडे यू स्मोक सिगरेट, टुमारो सिगरेट विल स्मोक यू, चॉइस इज योर्स। सो व्हाई शुड वी स्मोक सिगरेट? हमें तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास भी कोई सिगरेट ना पिए। सो टोबैको इज ए पॉइजन। Anybody who is consuming tobacco means he is climbing a slippery slope. He has to fall down. सिर्फ फर्क यही है कि कोई जल्दी गिर जाते हैं 30 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र में गिरते हैं, लेकिन गिरते सभी हैं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। एक लास्ट वर्ड में बोलना चाहूंगा, टुडे वी च्यू टोबैको, टुमारो टोबैको विल च्यू यू। तो तंबाकू हमको ना चबाए, उसका ज्ञान अभी से होना चाहिए, ना कि जब तंबाकू हमको चबा जाए और फिर हम उसका इलाज कर रहे हैं, तो हम बहुत लेट हो गए। तो तंबाकू के बारे में इंफॉर्मेशन हम सबको होना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे साथी, कोई भी तंबाकू का सेवन ना करें। इसके बाद में हमारे डॉक्टर SK पराशर हैं, वो हमारे साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं और बहुत ही सीनियर आदमी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या रोल है एक्सरसाइज का, क्या एक्सरसाइज से रियल फायदा होता है, और एक्सरसाइज का कोई हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस हैं या हार्ट अनफ्रेंडली एक्सरसाइजेस हैं? डॉक्टर पराशर सर, माइक। ये तो आप सबको पता होगा कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है, इससे अच्छी चीज कोई नहीं है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज के लिए। एक स्टडी में उन्होंने यहां तक पता लगाया था कि 30 से लेकर 40% जो अटैक्स आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। रेगुलर एक्सरसाइज आपको कई चीजों में हेल्प करती है। आपके मोटापे में हेल्प करती है, जैसा बताया गया है कि ओबेसिटी या मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, वो कम करती है। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है, रेगुलर एक्सरसाइज उसको हेल्प करती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, रेगुलर एक्सरसाइज उसको कम करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ है, रेगुलर एक्सरसाइज। तो आप जितनी भी बीमारियां देखो जो रिस्क फैक्टर हार्ट के लिए है, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज
बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने के लिए। कम से कम आपका कोई ये नहीं, अगर आप किताबों में देखो 30 मिनट लिखा है, हम तो कहते हैं 40 से लेकर 45 मिनट तक आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक करो, और ऑलमोस्ट चाहे 7 दिन करो, उसमें जितने दिन करोगे उतना ही अच्छा है, और कम से कम 40-45 मिनट आप रेगुलर करो। और डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, कोई 65-70 साल का है, उनके लिए ठीक है, आप रेगुलर वॉक ब्रिस्क वॉक करो। और अगर फर्ज करिए कोई यंग पर्सन है तो अपना वो जॉगिंग भी कर सकता है, रिस्क भी कर सकता है, और अपना वॉकिंग भी कर सकता है। आज क्यों हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं? लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके पास कारें हैं, पैदल नहीं चलना, एलिवेटर्स हैं, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, टीवी पे बैठे रहना। तो इसका मतलब हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए हम आपको यही कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं हर एक रिस्क फैक्टर के लिए वो बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करो, कम से कम आप 40-45 मिनट रेगुलर ब्रिस्क वॉक करो। दैट इज हमारी ये एडवाइस है आपको। थैंक यू डॉक्टर पराशर। डॉक्टर नंदा कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जैसे जिनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस है, तो वो लोग पानी में एक्सरसाइज करें तो उससे उनसे इजीली हो जाता पानी के अंदर, या तो स्विमिंग पूल के अंदर, या आप दरिया के किनारे या नदी के किनारे रहते हो तो वहां नदी के अंदर पानी में डाल के पानी में आप चल सकते हैं, उससे भी बहुत फायदा हो जाता है। क्योंकि ये बहुत सवाल हमको पूछते हैं कई मरीज कि हमको तो जोड़ों में दर्द होता है तो हम तो ज्यादा चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे डॉक्टर पराशर ने कहा, जो 30-40 मिनट आप चलो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, जल्दी जल्दी चलो, ऐसा नहीं कि आस्ते आस्ते चलते चलो, तो भी बहुत ज्यादा। अमेरिका में तो अपने सीडी कान में लगा के गाने भी सुनते सुनते भी ब्रिस्क वॉक करते हैं, उसमें उन गाने भी सुन हो जाते हैं और ब्रिस्क भी हो जाती है, और वो भी फायदा होता है। ये डॉक्टर नंदा ने स्पेशली इसलिए कहा क्योंकि इनकी बीबी को ऑस्टियोआर्थराइटिस थी और एकदम पकड़ लिया उन्होंने उनको देख के। वो देखा क्योंकि जैसे आई उनको समझ में आ गया कि ये जरूर बोलना है मेरे को, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे याद है 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में आई थी, चल नहीं पाती थी। आज इनका वेट देखो, बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गई है और मुझे बड़ी यंग लगती है। नंदा छाप से तो बहुत यंग लगती है, तो कम से कम 20 साल का फर्क लगता होगा दोनों में। और आर्थराइटिस गायब हो गई है एक्सरसाइज करके। मैं कहना जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड एंड वेव टू एवरीवन। ये डॉक्टर हैं, दिल्ली से इन्होंने पास किया है और अमेरिका में करीब 42 साल से हैं अब, और बिल्कुल चेंज हो गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। तो पहले ये भी काफी अपसेट थी कि मुझे आर्थराइटिस क्यों हो गई, और वेट कम करने के बाद, रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद में शी इज ए डिफरेंट वुमन। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है जिससे कि हम एक्सरसाइज से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर पराशर ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। प्लीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया डॉक्टर पराशर ने, जो कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, नॉट 5 days a week, 7 days a week। जिस दिन एक्सरसाइज ना करें, खाना नहीं खाएं। खाना नहीं देगी स्पाउस आपको, जो भी मेल है फीमेल स्पाउस, खाना नहीं देना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कंसेप्ट बचपन से है। जब पेट की गोद में बच्चा होता है वो अपने आप एक्सरसाइज करता है, फिर बड़ा होता है फिर भी अपने आप एक्सरसाइज करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है फिर भी एक्सरसाइज करता है। लेकिन जहां 22-23 साल का हुआ, वो मानसिक प्रेशर इतना हो जाता है कि वो सब भूल जाता है। कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, वो सब भूल जाते हैं। और फिर शादी हुई तो बिल्कुल ही भूल गए, फिर बच्चे हुए सब कुछ भूल गए, फिर इतनी परेशानी टेंशन हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, स्कीइंग, ट्रेडमिलिंग आर द बेस्ट हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेस। जो हार्ट अनफ्रेंडली एक्सरसाइजेस हैं वो है वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। वेट लिफ्टिंग से मसल जरूर बन जाएंगे आपके, लेकिन ब्लड प्रेशर हो जाएगा और तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। ये जो दंड लगाते हैं, दंड बैठक, वो नहीं लगाना है। वो दंड बैठक लगाने हमारे हार्ट के लिए हानिकारक है, वो नहीं करना है। तो ये चीजें नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर पराशर ने कही और डॉक्टर नंदा ने भी कहा कि उम्र के अनुसार एक्सरसाइज करनी चाहिए। 220 माइनस हार्ट रेट, जितना हमारा हार्ट रेट पीक एक्सरसाइज पे होता है 220 माइनस कर दो तो वो उसका 85% हमारा प्रेडिक्शन रेट होना चाहिए। और वो एक डॉक्टर ही कर सकता है कितना मैक्सिमम हार्ट रेट आपको होना चाहिए। तो कितना ब्रिस्क वॉक करना है, कितना स्लो वॉक करना है, आपको कोई पेसमेकर तो नहीं लगा हुआ, कोई आईसीडीसी तो नहीं लगा हुआ, कोई बाईपास तो नहीं हुई, आपका हार्ट एनलार्ज तो नहीं है, उससे एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बदल जाता है।
लेकिन जो एल्डरली मेल्स और फीमेल्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल फर्क है। हमने एक देखा लोधी गार्डन में दिल्ली के, एक बंदे को आईसीडी लगा हुआ जॉग कर रहा है। हाउ कैन ही जॉग? जिसको आईसीडी लगा हुआ है वो जॉग करेगा तो ही विल बी ड्रॉप डेड। वो नहीं करना है। तो हार्ट रेट की सारी कीमत है। हार्ट रेट मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी, उसको हमेशा हमें लो रखना चाहिए और हमारे पैरासिम्पैथेटिक मोड को बढ़ाना चाहिए। तो एक्सरसाइज इज ए मस्ट इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग। बेटर द एक्सरसाइज एंड द लॉन्गर इज द लाइफ लाइन। सो चॉइस इज प्योरली योर्स। डॉक्टर पराशर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें ये है कि रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि आप थोड़ी देर चले, आप रुक के किसी से बात करने लगे, और इस तरह से नहीं। मतलब आपको रेगुलर करना है, मतलब कि आप चलते ही जाना है, और इतना ओवर भी ना करें कि आपकी सांस फूलने लगे। लेकिन ये नहीं कि आप 10 मिनट चले, 5 मिनट रुक के किसी से बात करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ये डॉक्टर सेनानी हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर आप भी कुछ बोलिए सर एक्सरसाइज के बारे में। मैंने उनका नंबर आएगा, आप बोलिए कुछ। इफ यू परमिट मी, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले तो जो एचडीएल को बढ़ाने का एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपने पराशर ने बोला, एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट एक्सरसाइज एज नेसेसरी एज फूड इज नेसेसरी। एज यू फाइंड टाइम फॉर फूड, फाइंड टाइम फॉर फूड। चोपड़ा जी ने बोला जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करना है, ये करना है। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ एक्सरसाइज आई एडवाइज टू पीपल 5 किलोमीटर्स, नॉट 45 मिनट्स, 5 किलोमीटर्स एट योर एज एट ब्रिस्क वॉक। चोपड़ा साहब ने स्टार्ट जो किया कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन वी आर इन द एम्ब्रो टिल व्हाट डेट। नाउ वो जो पॉइंट है टाइम, उस पॉइंट को मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि वो सवाल पूछने वाले नहीं है। इट इज अ डॉक्यूमेंटेड, ये प्रूव किया गया है, बार्टर्स लॉ। हमारे देश में लड़कियों को डाइट न्यूट्रिशन बहुत कम देते हैं। जो भी घर में बनता है पहले लड़कों को, आदमियों को, और लड़कियों को जो भी बचा रहा हो उसको देते हैं, तो दे आर पुअर न्यूट्रिशन। नाउ दैट गर्ल हु इज पुअर न्यूट्रिशन व्हेन शी गेट्स मैरिड, वो जब सॉरी माफ करना, वो जब शादी करती है उसका न्यूट्रिशन पुअर है, और उसको अगर बच्चा होता है तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन होता है। वो माल न्यूट्रिशन से उसके हार्ट में चेंज होती है जब बच्चा पेट में रहता है, और वो बच्चा पैदा होने के बाद बाद के एज में 35-40 ईयर्स में उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। एंड ये प्रूव हो गया है। देयर आर मोर देन 150 पेपर्स। हमारा स्टूडेंट है याग्निक करके पूना में ये वर्क कर रहा है, उन्होंने ट्रेस किया है ये केईएम हॉस्पिटल से कि ये जो लड़कियां जो पुअर न्यूट्रिशन, और दूसरा जब वो जो बच्चे पैदा होते हैं लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। दूसरा पहला साल जो बच्चा जब न्यूट्रिशन देते हैं उसके न्यूट्रिशन का भी ख्याल करना चाहिए। उसको अगर सीरा पूड़ी खिलाओगे और ये खिलाओगे तो उनको भी आगे 40-50 साल आगे हार्ट अटैक होगा, चाहे उसमें स्मोकिंग नहीं हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं हो। मतलब ये कारण कि पुअर न्यूट्रिशन इन द यूटेरो, गर्भवती के, एंड पुअर न्यूट्रिशन पहले साल के इसमें फीटस के लिए बहुत नुकसानकार है। उनके बहुत प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये चीज भी एक कारण है। इसीलिए मैंने कहा, ये आपने बराबर बोला, फ्रॉम दी वी मस्ट टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ दीज गर्ल्स as much as you take care of the boys, take care of the nutrition of the infant during the first year. डॉक्टर सेनानी हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है कॉन्फ्रेंस में, जो बॉम्बे से आते हैं, और ये एक्सरसाइज करते आए हैं जब माँ के पेट में थे, और एक्सरसाइज करते आएंगे। इसे विजय लक्ष्मी कहती है वूम टू टूम्ब। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इन्होंने दिया कि एक्सरसाइज करते आना है और एक्सरसाइज करते ही जाना है। और हमारे बॉस जो थे कर्नल चोपड़ा, वो कहते थे वी शुड डाई विथ अवर बूट्स ऑन, आर्मी स्टाइल में। वो आर्मी ऑफिसर थे, तो ये कहना बहुत जरूरी है कि इंसान को एक्सरसाइज करना है और काम करते करते ही जाना है, कर्म जरूर करना है। कर्म से ही आदमी की सारी कीमत है और उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। हमारे बीच में अब रिक लेवी, ये एक बहुत फेमस अमेरिकन है जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने कल हमारे से बात कर रहे थे कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं भारत के लिए, कुछ इनके मन में विचार है।
हम इसे पूछना चाहेंगे कि माइंड का संबंध क्या है हार्ट के साथ, माइंड का, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ माइंड विद द हार्ट। ये इंग्लिश में बोलेंगे, हम ट्रांसलेट कर। Thank you. I'll speak a little and then you'll put it Yeah, into you speak in Hindi. English. We'll... All right, thank you. It's an honor to be here. There are a few basic points that I would like to make. One, make the heart very flexible. Good exercise, like is being said, but also learn to become completely still, completely at peace. It is very important to relieve deep levels of stress from body and mind to have a healthy heart. So this means, for example, going into very deep levels of meditation. Now, many people don't meditate very much. They meditate a few minutes here or there, maybe not at all. But if you practice meditation regularly, every day, you will progress so wonderfully, and your relaxation will become perfect. Over time, you will find even that you can go so deep that people will observe that you are not even breathing for long periods of time, because the body doesn't need it then, because you are in such deep relaxation. This takes great stress out of the heart. If one combines hypnosis, listening to a CD, which we will soon have throughout India, where you listen, go into a deep, relaxed, hypnotic state, and then meditate, you will progress much further yet. Once you get into a very deep state like this, you will also find related to heart problems are love problems. You know, we work so hard, we struggle, and the issues of love that come up in our life, we don't have the luxury to deal with them most of the time. People are just trying to survive and stay alive. But when you get into a deep altered state, you will find, if you have heart problems, that you also have underlying love problems. And if you will then, in deep state, let your emotions come out, let your feelings come out, not simply normal waking consciousness, but very deep meditation or hypnosis, and then you let the feelings around love, suffering of love, deprivation of love come out, you will find that your heart improves dramatically. This is what we have found in the West in the field of cardiac mind-body medicine. Thank you. थैंक यू रिक। रिक ने ये कहा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मन की शांति। आपके पास करोड़ों रुपए हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया और सडन डेथ हो गई तो वो करोड़ों रुपए सिर्फ एक कागज होता है। मर्सिडीज कार या बड़े बंगले या बड़े फार्म हाउस, कोई कीमत नहीं है उसकी, सब यहां रह जाना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं कमाना चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं कि फार्म हाउस नहीं होना चाहिए। मेरा मैसेज ये है कि सारे फार्म हाउस, सारे बगीचे आपके हैं और सब फ्री में मिले हुए हैं आपको। आप समझिए, सब चीज कुदरत ने दी है। सनलाइट है, हवा है, पानी है, सब कुछ तो है हमारे पास। हम कितने रिच हैं, लेकिन अपने आप को रिच नहीं समझते। उनका मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गूढ़ है। वो कहते हैं अगर हम अपनी इनर कामनेस हो, रोज अगर हम मेडिटेशन करें तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम रात दिन भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है फिर वो पैसा बर्बाद करने के लिए भागते हैं। हम यहां पैसा फेंके, वहां पैसा फेंके, तो हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे माइंड को स्टेबलाइज करना है।
हमारा माइंड बहुत एजिटेटेड है, हमारी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, माइंड का संतुलन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऑनरेबल डॉक्टर आईपीएस कालरा, ये भी एक बहुत संत हैं डॉक्टर लेकिन संत हैं ये। इनका विचार सुने, ये क्या समझते हैं अरदास के बारे में या मेडिटेशन के बारे में या शब्द के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? पिछले 3 दिन से हम यहाँ सवेरे सवेरे अमृत वेले मेडिटेशन करते हैं। यहाँ के दादी जी, यहाँ के ब्रह्म कुमारी जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, और ये हर एक धर्म में अमृत वेला का स्ट्रेस दिया हुआ है और जो उससे मेडिटेशन करने से बॉडी में सारी पावर्स आती हैं, लव हार्ट से, और बाकी सिस्टम सारे ठीक होते हैं, खास करके हार्ट जब हम डील कर रहे हैं अभी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ये कहा था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कृष्ण भगवान क्राइस्ट ने, बाबा जी अभी ब्रह्म बाबा जी यही कहते हैं कि प्रेम करो, लव टू एवरीबॉडी। और जब मॉर्निंग में जब वॉक करते हैं आप, जब कभी भी वॉक करते हैं, तो वॉक करते वक्त आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। नो टॉकिंग वाइल वॉकिंग। उस वक्त भगवान का जाप करें, उस अपने आप को कहें कि मैं सोल हूं, और उसको कनेक्शन करें बाबा के साथ। और मेडिटेशन ये अमृत वेले सबसे अच्छी है, लेकिन 24 घंटे उस करते को याद करते रहें। एक तिल प्यारा विसरे, एक सेकंड के लिए भी उस ऑलमाइटी को भूलना नहीं है, याद करते रहना। उससे जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने सवेरे हमें अब बताया कि 24 घंटे किसी पोस्चर में भी आप उसको याद करते रहें तो अच्छा रहता है। आई थिंक अभी जो डॉक्टर कालरा ने बताया अरदास के बारे में, शब्द के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और जो कोट कर रहे थे डॉक्टर सतीश गुप्ता को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम डॉक्टर सतीश गुप्ता कर रहे हैं। 4 बजे से मैंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं देखी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सुबह 4 बजे शुरू होती हो। मेडिटेशन, उसके बाद 6:30 से 8 तक। और जब भी उनको मैं देखता हूँ सतीश गुप्ता को, मुझे हमेशा फ्रेश नजर आते हैं। पता नहीं क्या खाते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बट ही इज वेरी काम एंड कूल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेम इज डॉक्टर कालरा। ये सुबह उठते हैं 4 बजे वहां, और मुझे कई बार कहते हैं, सुबह मैं लोधी गार्डन जाता हूँ घूमने सुबह 6 बजे, कहते हैं यहाँ 4 बजे पहले मेरे यहाँ आ जाना, पहले गुरुद्वारे चलेंगे। सी द फीलिंग, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। दिस मोटिवेशन कीप्स अस यंग एंड हेल्दी। तो सारे अपने संबंधी हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, और अच्छे गुणों को हम फॉलो करें तो हार्ट अटैक नहीं हो। हमारे बीच में डॉक्टर SKD भारद्वाज हैं, ये एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। इनका बाईपास हो चुका है, ये मुझे ओपनली कहते हैं, लेकिन बाईपास के बाद में मैंने अपना रहन सहन बदल दिया है और बहुत ही यंग महसूस करता हूं। डॉक्टर भारद्वाज, आपका क्या कहना है? आपकी जो यंग एज कैसे है, और हार्ट आपका कैसे हेल्दी, कितने साल हो गए हैं आपके बाईपास के बाद? जैसा कि डॉक्टर चोपड़ा साहब ने पूछा है, मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा बाईपास सर्जरी 1990 में हुआ था, 1990 में। और मुझे बताया गया कि दवाइयां हमेशा लेनी पड़ेंगी और बहुत ही ज्यादा परहेज करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ विशेष नहीं मुझे तब समझाया गया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर चोपड़ा के संपर्क में आने से और डॉक्टर गुप्ता का ये सब जान करके मैं नियमित रूप से अपना योगाभ्यास थोड़ा बहुत करता रहा, और आज 22 साल हो गए हैं। मैंने दोबारा एंजियोग्राफी कराई थी, उसमें 3 मेरे वेसल्स की सर्जरी हुई थी। 3 में से 2 बिल्कुल बंद हो गए थे कुछ दिन बाद ही, और मुझे बताया गया था कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है
आप ध्यान कीजिए, रीडू सर्जरी कराइए या आपको स्टंट वगैरह डलवाइए। मैंने कुछ नहीं कराया, केवल जैसा कि यहां सिखाया जा रहा है 3 दिन से वही करता रहा और आज आपके सामने बैठा हूं। वेट मेरा घट गया है, मैं आई फील परफेक्टली हेल्दी, न मुझे कोई एंजाइना होती है न कुछ होता है। और केवल ये इसी 3D का कमाल है, कि मेडिकल का कमाल है। और मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी, मैं ये तो नहीं कहूंगा दवाइयां मत लीजिए, आवश्यकता अनुसार लीजिए, लेकिन केवल आवश्यकता अनुसार, अधिक भी नहीं लीजिए। और इस पर भी नहीं रहिए कि आप अंग्रेजी ही दवाई इस्तेमाल करें जो आपको लाभ करती हो। मेरे एक पेशेंट जज साहब थे, अब तो अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो उनको पंत अस्पताल में कॉर्नियल एंजियोग्राफी की गई। ब्लॉकेज था 3 वेसल्स के अंदर, 3 नलियां बंद थी, 90% to 95%, एक तो 100% थी, 95%, एक 90%। वो बहुत डरते थे, उन्होंने कोई स्टंट डलवाया न कुछ डलवाया। मैं क्योंकि थोड़ा सा कभी कभार एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं डॉक्टर चोपड़ा तरह के लोगों के संपर्क में आकर के, तो अर्जुन की छाल के बारे में मैंने पढ़ा था। आयुर्वेद की दवाई है, उनको सब अर्जुन की छाल उन्होंने उसका पिया, उसकी छाल को पका करके, और वुड यू बिलीव डॉक्टर गंभीर ने एंजियोग्राफी की थी पंत अस्पताल में 8 या 10 महीने बाद या 1 साल बाद, एंड दैट वाज परफेक्टली नॉर्मल। ये मैं कोट कर रहा हूं आपको यहां। तो वैसे भी इस्तेमाल करते रहिए चीजें जो जिनके बारे में आप लाभ पढ़ते हैं। डाइट बहुत महत्व रखता है, जो शिखा शर्मा जी आपको डिटेल में बताएंगी। और मेरा अनुभव यह है कि आप अपने वजन पर कंट्रोल रखें, नियमित एक्सरसाइज रखें, धूम्रपान न करें, यही मेन उपाय है। डॉक्टर भारद्वाज, कितनी एज है आपकी? मैं साहब इस समय 77 साल का हो गया हूँ, 77 ईयर्स क्रॉस्ड। 22 साल हो गए उनको जी। सिर्फ संयम से जीना ही हार्ट की नाड़ियों को खोलना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम ओल्डर देन यू आर, नॉट एज यंग एज यू आर। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि हमारी आर्टरी जो ब्लॉक होती हैं उसको हम अनब्लॉक कर सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो तो। हमको पक्की उम्मीद है कि अगर इनका रीडू बाईपास होता तो आज ये यहां नहीं होते। तो सोचिए कि कितनी मॉर्बिडिटी और कितनी मॉर्टेलिटी हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सर्जरी से कराते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि पहली चीज हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर विजय लक्ष्मी है, ये एक बहुत ही एमिनेंट बच्चों की डॉक्टर हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के बारे में और मोटापे के बारे में कुछ कहें कि बच्चों में मोटापा क्यों होता है, क्या उसका इंसिडेंस है और कैसे इसको बचा सकते हैं। विजय लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप द वे यू पुट द सीड द प्लांट ग्रोस। सो मैं कोशिश करूंगा आप हिंदी में बात करें तो अच्छा लगेगा। सिर्फ बच्चों को जब हम सिखाते अच्छे सेहत, वो बड़े होकर भी वैसे ही रहेंगे। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द फूड हैबिट इन द चिल्ड्रन इज टोटली गेटिंग स्पॉइल्ड। हमारे नानी पहले जो देते थे लड्डू और वो सब बहुत अच्छे चीज के थे, घी में बनाना। अभी जो बेकरी चीज लाते हैं ना उसमें ट्रांस फैट्स है और दोस ट्रांस फैट्स आर वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। द सेकेंड थिंग, पहले बच्चे बहुत खेल कूद करते थे, छेड़छाड़ करते थे, पेड़ चढ़ते थे, कूदते थे, कूदलते थे, एक्टिविटीज वॉज गुड एंड दे वर स्लिम। Today they sit on the couch and watch the TV और वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम से उनका दिमाग का डेवलपमेंट भी कम हो जाता है और बदन का, शरीर का वजन ज्यादा हो जाता है और उनको आगे बढ़कर हार्ट अटैक का होना बहुत ज्यादा हो जाता है। Another thing, in the past they were drinking milk and lassi, which are extremely good for health. The milk gets all the proteins, all the vitamins, riboflavins, vitamin D, everything. And lassi gives lactobacilli, which is very good for getting the immunity for the body. But आजकल के बच्चे कोको कोला पेप्सी पीते हैं। कोको कोला पेप्सी में 6.5 स्पून शुगर रहता है, 6 कप कॉफी का कैफीन रहता है, 40.6 milligrams caffeine. And more injurious is phosphoric acid, which depletes the calcium from bones and the teeth.
So they lose their teeth, they break their bones, and they have kidney stones. On top of that, they go for the metabolic syndrome, that is the obesity. So in Delhi itself, the children are spending 340 crores for Coca-Cola, Pepsi, and they are going towards their death. And another thing, they are eating junk food which is totally injurious to health instead of eating the fruits and vegetables which are extremely important. हमारे बदन में 60,000 किलोमीटर्स का ब्लड वेसल्स है, उसको साफ रखने का एक ही तरीका है फल और फल खाने का. And unless we eat good amount of fruits which contain antioxidants which remove the oxygen free radicals from the blood vessels, which keep all our 60,000 miles of blood vessels in the body, which is like going around the world 1.5 times, and that amount to keep clean, we have to have good food, especially lots of fruits and lots of vegetables which contain fiber. So both cancer and heart attack can be away if the children, आज के बच्चे अच्छा खाना खाए, और दाल रोटी के साथ सब्जी और फ्रूट्स खाना बहुत बच्चों के लिए जरूरी है, और खेल कूदते रहना अच्छा है. I think we very limited time now, so it's very important. Message बहुत clear है कि शाकाहारी खाना खाना है, ना कि पोटैटो चिप्स देना है बच्चे को, ना पकोड़े देना है, ना समोसे देना है, फल खाना है, सब्जियां खाना है, मोटापा कम करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने दिया. हनुमंत रेड्डी हमारे पास में है, अमेरिका से आए हुए हैं. मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कई लोगों के अंदर दांत में बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, क्या दांत का इन्फेक्शन का संबंध हार्ट से है? हिंदी में बोल सकें तो हिंदी में बोल दीजिए. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और इन्फेक्शन, ओरल हाइजीन और तबीयत के बीच में रिलेशनशिप है. सो अब आप पहले बोले थे ना, पेट में वो फैट सेल्स होते, इंडियंस में पेट थिन, पहले बहुत पतले पतले रहते इंडियन, बट उसमें पेट बड़ा है, और पेट का वो फैट सेल्स के अंदर केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होके उनको 5 बीमारियां शुरू करते, हार्ट अटैक, कैंसर, टीथ, लॉस ऑफ टीथ, एंड ऑल्सो डिमेंशिया. So all 5 diseases, they all come from the toxic chemicals in the fat cells के अंदर, वो पेट के अंदर. So वो पेट ऐसा होता है ना, मेरे पास पेट था ऐसा बड़ा, मैं एक्सरसाइज करके पेट को कम कर दिए. So exercise is very important. Also the dirty teeth, also bad बुरा teeth बहुत बुरा है तबीयत के लिए, इसलिए अपना teeth भी बहुत clean रखना. Since time is limited, I thought I should. Thank you. हनुमंत रेड्डी ने बताया कि इनका पेट बहुत बड़ा था, अब पेट छोटा हो गया. मैंने वो बड़ा पेट देखा नहीं है, देखना पड़ेगा मेरे को फोटो में, लेकिन एक्सरसाइज करके पेट कम किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मेरे बीच में डॉक्टर सेठ हैं, अमेरिका से. ये बहुत ही एक्टिव हैं, हर कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में आते हैं, और उन्होंने काफी काम किया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में. मैं कहूंगा कि सिर्फ एक लाइन कहेंगे, एक लाइन, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ एक लाइन कहेंगे कि हम मोटापे को कम कैसे कर सकते हैं भारतवर्ष में. आपका मैसेज चाहिए सिर्फ हिंदी में. हिंदी में एक लाइन, एक पंक्ति, बहुत मुश्किल चीज है कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे. कुछ उर्दू में कह सकते हैं? अच्छा, हाँ, उर्दू में कह दीजिए. पब्लिक फोरम है, यह माहौल बहुत सीरियस है. कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे और लोग बोल चुके होंगे. दर्द दिल, पासे वफा, जज्बे ईमा होना, आदमियत भी यही है, यही इंसान होना. इफ यू आर विद इन पीस विद इन योरसेल्फ, जज्बे ईमा, जज्बे थॉट्स, ऑनेस्ट थॉट्स. दर्द दिल, जिसके दिल में दर्द है दूसरे व्यक्ति के लिए. पासे वफा, जिसके पास फेथफुलनेस हो दिमाग में. तो ऐसे आदमी के लिए ब्लड प्रेशर पैदा नहीं हो सकता है, डायबिटीज पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो स्टिमुलेंट्स हैं दे आर गॉन. द मैन इज एट पीस विद हिमसेल्फ. थैंक यू. थैंक यू. सतीश गुप्ता, इनको मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊं? मैं उनसे पूछूंगा राजयोगा मेडिटेशन के बारे में 2 शब्द कहें और बताएं कि हार्ट अटैक को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी काम किया है भारतवर्ष में. सतीश. देखिए, राजयोगा मेडिटेशन क्या है बेसिकली, जैसे हमने बताया लगभग 14.5 साल से हार्ट की रिसर्च चल रही है, जिससे 3,500 से अधिक हार्ट के पेशेंट के ब्लॉकेज खुले हैं, और वो उनको आज बाईपास करने की आवश्यकता नहीं. आपके पास 100 लगभग दिल वाले तो आपके सामने इधर उधर बैठे हुए हैं ना. तो कैसे राजयोगा मेडिटेशन? राज मीन्स राजा, किंग, और योग मीन्स यूनियन. आत्मा, जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं.
सहन शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, और मन आपका पॉजिटिव हो जाता है, टीम पॉजिटिव हो जाती है, और आपके अंदर विल पावर आ जाती है। जो भोजन अच्छा है, जो भोजन बताया गया, वो भोजन आप खाएं, समय पर खाएं, चबा के खाएं, समय पर सैर करें, पेट साफ करने के बाद, स्नान करने के बाद सूर्य उदय के साथ सैर करें 45 मिनट। और जैसे बताया गया 45 मिनट सैर किसमें करें? मेडिटेटिव वॉक। ये एडिशनल बात है, बातें करते हुए नहीं, मेडिटेटिव। अपने को आत्मा से परमात्मा की याद में सैर करें तो उसका डबल फायदा होता है। और समय पर सो जाएं। हमारे अंदर घड़ी है, वो घड़ी भी हमें मतलब समय पर 10 बजे सो जाए, 4 बजे उठ जाए। 4 बजे अमृत वेला, जो हमारे कालरा साहब ने बताया कि अमृत वेले का महत्व हर जगह है। सुबह 4 से 5 अगर आप आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं तो आपकी सारी ब्लॉकेज आप खोलने का प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट को प्यार चाहिए, लिवर को जहां एलडीएल बनता है, एचडीएल बनता है, वो खुशी चाहिए, पेट को भी खुशी चाहिए। आपके एलडीएल रिसेप्टर, एचडीएल रिसेप्टर अच्छे हो जाते हैं, और लंग्स को शांति चाहिए। शांति हो तो अच्छी ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके ब्लॉकेज खाली ठीक नहीं होते, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, डायबिटीज ठीक होती है। जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, जज्बे, कौन सा जज्बा? दर्द दिल, जज्बे वफा, है ना, जज्बे ईमा होना। वो जज्बा आपस में अपने आप हमारे विचारों में ईमानदारी आ जाती है, वफादारी आ जाती है, और हम हमेशा हेल्दी, हैप्पी सदा रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सतीश। आई थिंक क्योंकि वक्त बहुत कम है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं ले पाएंगे। किसी के मन में कोई सवाल हो तो आधे 1 घंटे बाद जब चाय का समय होगा आप बात कर सकते हैं। लेकिन बंद करने के पहले हमारे बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हमारे साथ हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान के। तो मैं उनका बड़ा स्वागत करता हूं। और उन्होंने पूरा डायलॉग सुना। उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा कि जो ये आप काम कर रहे हैं, काम तो ये करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं आप आपस के बीच में? वो तो छोटा अंश है, बहुत बड़ा अंश तो ये है। और वो मुझे कहते हैं कि मैं 10,000 लोग दूंगा आपको, मेरी कंस्टिट्यूंसी में आइए और 10,000 लोगों को एजुकेट करिए हार्ट के बारे में, सारा सपोर्ट मैं दूंगा। तो इनके लिए ताली बजाएं। और उनसे हम कहेंगे कि एक मैसेज आप हमें देना चाहें कि जनता को और डॉक्टरों को आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा। नमस्कार। अपने अपने विषय के विशेषज्ञों द्वारा आपने विचार सुने, अपन कैसे स्वस्थ रहे हैं। जब मुझे पता चला सुबह कि सिर्फ पब्लिक के लिए 1 घंटे का समय रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में तो सब्जेक्ट वाले लोग ही रहते हैं, लेकिन आम जनता उससे सुने, आम लोग उससे सुनकर अपने शरीर के प्रति अगर वो जागरूक होते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अपने अपने अनुभव बांटे, देश विदेश के अंदर इन्होंने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है। संख्या देखकर मैंने इनको जरूर कहा कि आप चिंता नहीं करें, आप सबसे पहले तो मेरे जिले में आइए और उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर जहां कहीं भी इस तरह के कैंप आप रखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैक्सिमम संख्या आपके बीच में हम लोग रखेंगे, ताकि जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको हम लोग जागरूक कर सकें और स्वास्थ्य के प्रति वो सबस रह सकें। मैं मुंबई में गया था तो आपकी तरह बहुत एक जेंटलमैन थे, वो एंकरिंग कर रहे थे, पूरा प्रोग्राम उनके ऊपर था, जैसे आज आप पूरे प्रोग्राम की जान आप हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजकुमार को देखकर लगता है कि राजस्थान का स्वास्थ्य कैसा होगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for your words of wisdom. We are very grateful to you for giving us this opportunity, and you are a part of us. क्योंकि अगर मिनिस्टर्स लोग हमारे साथ हों तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको सपोर्ट मिल जाता है। राजकुमार शर्मा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनकी मदद से हम जरूर सोचते हैं कि आगे जाके अच्छा काम करेंगे। विद दिस आई क्लोज द पब्लिक कॉन्फ्रेंस एंड विद इन नेक्स्ट 2 minutes वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन हार्ट एंड माइंड कनेक्शन। ये हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, बोलने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करिए। इसके लिए हम चाहेंगे डॉक्टर नंदा, शिखा शर्मा, डॉक्टर एस.के. Parashar and Rick Levy to kindly, and Dr. Kalra to stay on the dais to chair this session. Thank you very much, sir.